नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले उनकी खूब चर्चा है। उनके बयानों को लेकर इस वक्त मुद्दा बनाया जा रहा है और लगातार सीजेआई पर कटाक्ष किया जा रहा है। इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विरोधियों को जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ए से लेकर जेड तक नाम वालों को मैंने बेल दी है। और इसके बाद लोगों ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि ए से जेड के बीच में यू भी आता है, के भी आता है, यानी उमर खालिद भी आता है। उस बच्चे को क्यों नहीं दिया जा रहा है बेल? इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से न्यायपालिका काम करती है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की असल आज़ादी क्या होती है इसका मतलब समझा दिया। उन्होंने वामपंथी उमर खालिद को बेल ना मिलने पर उठने वाले सवालों का भी जवाब दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी साफ कर दिया कि किसी जज के नेता के साथ दिखने से डील की बात करना गलत और ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने बातें कही हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूं एडवोकेट योगेश अग्रवाल के साथ। उससे पहले थोड़ा विस्तार से बता देता हूं कि क्या कुछ बातें हुई हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आता हूं आपके पास चर्चा की शुरुआत करने, लेकिन दर्शकों को कुछ जानकारी दे देता हूं क्योंकि सीजेआई का बयान नहीं सुना सकता, वो किसी अलग मंच पर बोल रहे थे, तो उनका बयान मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सीजेआई कहते हैं, अब आप कई समूह ऐसे पाते हैं जिनका कहना है कि अगर आप मेरे पक्ष में निर्णय दोगे तब तो आप स्वतंत्र हैं, और अगर आप मेरे पक्ष में निर्णय नहीं करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, आप निष्पक्ष फिर नहीं हो अगर हमारे हित में निर्णय नहीं किया। उन्होंने असल आज़ादी का मतलब बताया कि यह जज वह निर्णय देने में स्वतंत्र हो जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ से उन्हें बताती है। चीफ जस्टिस ने इसका भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया तो कहा गया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई फैसला सरकार के पक्ष में जाए तो आप स्वतंत्र नहीं हो, ऐसा कहा जाता है। यह मेरी आज़ादी की परिभाषा नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने ए से जेड तक का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि मैंने ए से अर्नब गोस्वामी और जेड से जुबैर, जो कि मोहम्मद जुबैर है, उसको ही मैंने बेल दिया है। और इसी बीच अब तमाम सवाल फिर से उठने लगे हैं। लेकिन योगेश जी, सीजेआई ने जिस तरीके से कहा है कि अगर मैं फैसला दे दूं और वो विरोधियों को अच्छा लग जाए तो मैं निष्पक्ष हूं, और अगर सरकार के हित में कोई फैसला चला जाए तो मैं भ्रष्टाचारी हूं। जी, ये तो सर बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है, क्योंकि ये मामला जब उठा, जब ये गणपति पूजा पर मोदी जी इनके घर पहुंचते हैं और उसके बाद सबको लगता है कि ये कोई डील हो गई है यहाँ पर, और अब बीजेपी के फेवर में सारे ऑर्डर्स आएंगे सुप्रीम कोर्ट के। और ये ऐसे विरोधियों को करारा जवाब है सीजेआई का हमारा। उन्होंने बोला कि मैंने ए से लेकर जेड तक सबको बेल दी है। ए से जेड के अंदर उन्होंने अर्नब गोस्वामी और जुबेर का तो नाम लिया ही है। इसका मतलब है उन्होंने जितने भी मैटर आए हैं, अगर वो बेल लेने लायक मैटर हैं तो उन्होंने ये भी बोला है कि बेल जो है वो हमारे लॉ के अंदर नियम है और जेल जो है वो अपवाद है। इसका मतलब है अगर कोई पर्सन जेल के अंदर है तो उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, और अगर उसको बेल दी जानी चाहिए तो बेल दी गई है। और मैं आपको बताता हूँ 2022 से लेकर के 2024 इतना इनका 2 साल के कार्यकाल में लगभग 21,000 बेलों के करीब और 21 बेल एप्लीकेशन को सुनवाई करके डिसाइड करा गया है। अब यहाँ पर ऐसे भी मामले थे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी बेल दी गई जो बीजेपी के अगेंस्ट चलते हैं। अगर उनको बेल मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जैसे ही कोई सरकार के फेवर में अगर कोई मामला चला जाता है तो इमीडिएटली बोल देते हैं तो यहाँ तो डील हो गई है। अरे काय बात की डील हो गई है बताइए इसके अंदर। अगर सीजेआई जो बैठे हैं, अगर आपको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ही भरोसा नहीं है तो आप न्यायपालिका पे भरोसा कैसे करेंगे? अब होता क्या है, ये बोलता है कि अंदर कोई चीज बना करके प्रेशर डाला जाता है न्यायपालिका के ऊपर। और सीजेआई ने क्लियर बोला है कि मीडिया में दिखाई गई चीजों को सच मानना कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें कभी भी केस के सारे फैक्ट नहीं आते हैं सामने। जब कोई भी फाइल जज के पास जाती है तो फाइल के अंदर लिखे गए फैक्ट्स को उसके ऊपर केस को डिसाइड करते हैं। अगर ये उमर खालिद की बात कर रहे हैं, अगर उमर खालिद को बेल नहीं मिली है तो उसका कारण होगा, उसके अंदर इस तरह के मेरिट नहीं है कि उसको बेल दी जाए। अगर आज की डेट में 21,000 के बेल मैटर्स को सुना गया है तो सबको थोड़ा बेल मिल गई है। जिनको बेल मिलनी थी उनको बेल मिली है, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे।
अब इस पर्टिकुलर बात को उठाना कि ए टू जेड के अंदर उमर खालिद भी आता है, तो उसका कहने का मतलब क्या है? क्यों एक पर्टिकुलर समुदाय को ही उठा करके इस कमेंट को करा गया है? क्यों एक पर्टिकुलर समुदाय को ही लेकर के ये बोला गया है कि नहीं, उमर ये खालिद वो को वाला बिल नहीं गैंग है ना मिलेगा? योगेश जी, ये वो वाला गैंग सवाल उठा रहा है जो कि अफजल के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देता है, जो अफजल को जी देशभक्त बताता है, उसी गैंग को जी। दिक्कत हो रही है। वो गैंग तो जब अफजल के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इनके फेवर में कोई ऑर्डर नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट के अंदर बिकाऊ हो जाती है, वो सरकार के फेवर करती है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर सरकार के अगेंस्ट ऑर्डर आता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता से काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही इस सरकार को सबक सिखाएगी, सरकार चलाएगी सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के बयान आते हैं। और जैसे ही कोई सरकार के फेवर में ऑर्डर चलाया जाता है तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिक चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजंस डील के अंदर उसी हो रहे बात हैं। का जिक्र तो क्या योगेश है? जी सीजीआई ने किया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब हमने फैसला सुनाया तब विपक्ष को खूब मजा आया कि भाई सरकार को फटकार लगा दी सीजीआई ने, ये है। लेकिन जब जी हमने राम मंदिर का फैसला सुनाया था तो उस वक्त इनको बुरा लग गया था, उस वक्त सवाल उठाने लगे थे कि इन्होंने दबाव में फैसला दे दिया। इन्होंने तो, अगर हमारे सीजीआई ने ये बोल दिया कि राम मंदिर का फैसला लेते वक्त मैंने पूजा कर ली और उसके अंदर मेरे को डिसीजन लेने में आसानी हुई, तो उससे भी समस्या है। आज अगर ये गणपति पूजा के अंदर नरेंद्र मोदी चले जाते हैं इनके घर पे तो इस तरह की समस्या पैदा होती है, लेकिन सीजीआई अगर किसी पर्टिकुलर समुदाय के अंदर पूजा में चले जाते तो इस तरह की बात उठ के कभी नहीं आती। तो देखिए, ये तो हमारे देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर रह करके हिंदुओं को किस तरीके से दबाया जाए, ये सारा मामला वहीं से शुरू हो रहा है। ये एक एजेंडा है जिस एजेंडे को पूरे तौर पे चलाया जा रहा है। अब इसके अंदर इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ा है। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आकर के इस तरह की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है? पहले तो ये क्वेश्चन उठता है। ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। हमें पूरा विश्वास है हमारे सीजीआई के ऊपर, हमारे पूरे न्यायपालिका के ऊपर। ये स्वतंत्र है, इनका डिसीजन कभी भी सरकार से कभी भी फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो सकता। अगर वो मामला अगर फेवरेबल जाने वाला होगा तो फेवरेबल ऑर्डर आएगा, अगर वो मामला उनके अगेंस्ट होगा तो अगेंस्ट में ही ऑर्डर सुनाया जाएगा। अब इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो सरकार बिल्कुल के योगेश अगेंस्ट जी, में गए हैं। सीजीआई ने तो इस एक बात मामला का भी नहीं है। जिक्र किया कि कुछ ऐसे लॉयर हैं, बड़े लॉयर जो हैं, जो कि डायरेक्ट अप्रोच लेकर आते हैं, अपने रिसोर्सेज के माध्यम से डायरेक्ट अप्रोच लेकर आते हैं। मैं उनको साफ कह देता हूं कि पहले लोअर कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट से मामला तय होगा तो उसके बाद इधर आइएगा। उन्हीं लॉयर को बुरा लगा होगा, प्रोसीजर उन्हीं लॉयर को बुरा लगा होगा कि भाई हमारी बात सीजीआई नहीं सुन रहे हैं। सर रीजन यही है रोहित जी, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं और वो अपने काम को चलाने का एक सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। कानून के अंदर एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अगर कोई पर्सन जेल में है उसको बेल एप्लीकेशन पहले लोअर कोर्ट से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाएंगे। अब उनको लगता है कि प्रेशर बनाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हम बड़े लॉयर हैं, हम लोअर कोर्ट में क्यों जाएंगे। अरे एक प्रोसीजर है, कानून के अंदर लिखा गया है, अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको सबसे पहले निचली अदालत के अंदर ही बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। जब निचली अदालत उसको मना कर देगी तो वो हाई कोर्ट जाएगा, सेशन कोर्ट जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा। जब हाई कोर्ट उस बेल को डिनाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर अब ऐसी व्यवस्था बन गई है, कोई भी मामला होता है सरकार को दबाने के लिए सीधा वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। और जब अगर सुप्रीम वो कोर्ट बात सुन ले सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ना सुने तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि बिक गई है सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा दे, अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दे तो सीजीआई सरकार के अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो ये तो अब एक ट्रेंड बन गया है। आने वाले समय में अब हमारे वही है, संजीव खन्ना मीठा जी मीठा गप गप, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, विपक्ष की आदत हो गई है। ये बिल्कुल इनकी आदत बन गई है। इनको खाली बोलना है, उसके पीछे इनका कोई रीजन नहीं होता, उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, कोई बेस नहीं है, खाली बोलने से मतलब है। बोल करके लोगों को गुमराह करना है। हमारे देश में, कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातों में आकर के गुमराह हो जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे से भरोसा उठ जाता है। देखिए, ये जो छोटी छोटी स्टेटमेंट होती है ना, ये बड़े नेताओं की स्टेटमेंट, इनको लगता है कि हमने स्टेटमेंट दे दी, इससे क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट होता है, लोगों का विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर। अगर उनको इस तरीके से शेक करा जाएगा कि न्यायपालिका एक पक्ष में या फेवरेबल में डिसीजन देती है, पहले से डिसाइड होते हैं, तो उनका तो विश्वास ही हिल जाएगा न्यायपालिका पे से। और बिल्कुल, ये जो क्लैरिफिकेशन है इसीलिए दी गई है सीजीआई की तरफ से, ये कोई बिल्कुल नेताओं को बिल्कुल योगेश, क्लैरिफिकेशन नहीं है। सीजीआई ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से दी जाती है जमानत और किस तरीके से फैसले सुनाए जाते हैं, आज़ादी क्या होती है, उन्होंने बहुत बाकायदा समझा दिया। तो जो सवाल उठा रहे हैं उनको सीजीआई के तमाम फैसलों को देखना चाहिए। जवाब है,
बिल्कुल जवाब है, उनको करारा जवाब है। बिल्कुल। और सीजीआई के फैसलों को देखना चाहिए कि सरकार के विरोध में भी उनके तमाम फैसले, अक्सर फैसले सरकार के विरोध में हैं, वो चाहे बुलडोजर को लेकर हो, इनकाउंटर को लेकर हो, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, और ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें सरकार के विरोध में उन्होंने फैसला सुनाया और उस पर विपक्ष खूब खुश हुआ। लेकिन जब ऐसा कोई मामला है जिसमें सरकार को थोड़ी सहूलियत मिल गई तो विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए सीजीआई पर और सुप्रीम कोर्ट पर, जिसके बाद सीजीआई ने इन सब को करारा जवाब दिया है। फिलहाल योगेश जी, चर्चा में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।